चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं अ नेशन इन द मेकिंग। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। मतलब उसके अंदर हमने देखा था कि जो कांग्रेस होती है वो बनती है 1885 के अंदर। उसके अंदर जो 72% होते हैं वो दिसंबर 1885 के अंदर बॉम्बे के अंदर जाके मीटिंग करते हैं। तो वो सब कुछ हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर अब हमने पढ़ा था। तो ये जो टॉपिक है हमारा अ नेशन इन द मेकिंग, इसके अंदर हम जो कांग्रेस होती है उसके एक ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कांग्रेस के दो ग्रुप हैं, एक है मॉडरेट्स और दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट। तो वैसे एक्सट्रीमिस्ट सब जो वर्ड है वो हमारी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन जब हम कांग्रेस के ये जो पार्ट्स होते हैं इनकी बात करते हैं तो एक होता है मॉडरेट्स और दूसरा होता है एक्सट्रीमिस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम मॉडरेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कांग्रेस इन द अर्ली फेज, कांग्रेस अर्ली फेज के अंदर मतलब जो कांग्रेस होती है वो देश बना रही थी। अर्ली फेज के अंदर जो कांग्रेस है वो देश बना रही थी। वो देश कैसे बना रही थी तो वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो मॉडरेट्स इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड, मतलब जो मॉडरेट्स होते हैं उनका एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है और उनका पिटिशंस रखते हैं, वो लेटर्स देते हैं किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब उनका एक अलग मेथड होता है और उनका एक अलग ही ऑब्जेक्टिव होता है। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ब्रिटिश रूल है तो अच्छा, लेकिन वो उनके ब्रिटेन के अंदर तो इक्वालिटी वगैरह वाला कंसेप्ट है, लेकिन वो इंडिया के अंदर ये सब कुछ नहीं लागू करवा रहे हैं। मतलब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा मान रहे थे, लेकिन वो इनइक्वालिटी इनजस्टिस वाले जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रही थी इंडिया के अंदर, तो वो उनको अपोज कर रहे थे। तो उनका ऑब्जेक्टिव दूसरा था, वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर रहे, लेकिन वो अपने थोड़े अलग ढंग से रहे। जैसा सिस्टम ब्रिटेन के अंदर है वैसा ही इंडिया के अंदर होना चाहिए। एंड मेथड, और उनका जो मेथड होता है वो भी अलग होता है। तो मॉडरेट्स का मेथड अलग कैसे होता है तो वो अब हम पढ़ लेते हैं, और उनके ऑब्जेक्टिव भी क्या क्या होते हैं वो भी अब हम जान लेते हैं। तो डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर पहले जो ब्रिटिशर्स होते थे उनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता था। मतलब अमाउंट नहीं, ब्रिटिश लोग ज़्यादा होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जैसे पुलिस जो होता है उसके अंदर तो इंडियंस हो जाते थे, लेकिन वो थोड़े लोअर लेवल पे होते थे। जो एसआई होते थे, जो एसएचओ होते थे, जो डीएसपी होते थे, वो सब कुछ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्हीं के ऑफिसर्स होते थे, और जो कांस्टेबल वगैरह होते थे वो इंडियंस होते थे। तो ये जो मॉडरेट्स होती हैं ये डिमांड करते हैं अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस, वो इंडियंस के लिए आवाज़ उठाते हैं इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो इंडियंस हैं वो भी होने चाहिए किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और इंडियंस की भी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनने चाहिए। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के अंदर जो पीपल जाते हैं वो वोट दे के ही जाते हैं, तो वो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब उसके अंदर जो अमीर है और गरीब है सभी को इंक्लूड किया जाना चाहिए, और जो जो प्रेसिडेंसी होती है, जो दूसरी जो प्रोविंस होती है उनके पीपल्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ये सारी वो डिमांड रखते हैं। वो बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जॉब्स होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके अंदर इंडियंस भी होने चाहिए, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव किया जाना चाहिए। दूसरी प्रेसिडेंसी के लोग भी उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। अदर डिमांड्स इंक्लूडिंग द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब आपने सिविक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है ये दोनों अलग अलग हैं, इनका काम भी अलग अलग होता है। लेजिस्लेटर रूल्स को बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन रूल्स को फॉलो करवाता है, और जो जुडिशरी है वो जस्टिस देने का काम करती है। लेकिन पहले क्या सिस्टम था, पहले एग्जीक्यूटिव ही उन रूल्स को लागू करवाता था और वही लोगों को न्याय भी दे देता था। तो इन मॉडरेट्स ने ये डिमांड करी कि ये जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए।
तो अदर डिमांड्स इंक्लूडिंग द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया जाना चाहिए। द रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट, पहले हमने पिछले वीडियो के अंदर आर्म्स एक्ट के बारे में पढ़ा था। तो आर्म्स एक्ट 1878 के अंदर पास किया गया था। उसके अंदर किसी भी इंडियन को कोई हथियार लेकर चलने की उनको हथियार लेकर चलने नहीं दिया जाता था। तो बोल दिया जाता था कि जो इंडियंस है वो हथियार लेकर नहीं चल सकते। तो बाद में मॉडरेट्स ने डिमांड की कि आपने जो आर्म्स एक्ट पास किया है इसे फिर से ले लो। तो रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहले प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी पास कर दिया जाता था, पास कर दिया था उसी ईयर के अंदर 1878 के अंदर ही। तो बाद में उन्होंने बोल दिया कि किसने, मॉडरेट्स ने बोला कि ये आपने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया उसे भी आप फिर से ले लो। लोगों को, इंडियंस को ये फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम होनी चाहिए इंडियंस को। उनको ये जो आपने आर्म्स एक्ट पास किया उसे भी फिर से ले लो और इंडियंस को फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच की और एक्सप्रेशन की। डिमांडेड दैट इंडियन शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड इन हाई पोजिशन इन द गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट के अंदर हाई पोजीशन किसकी होती थी, ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे उन्हीं की हायर पोजीशन के अंदर होती थी, वही हाई पोजीशन के अंदर होते थे। लेकिन मॉडरेट्स ने डिमांड की कि जो इंडियंस हैं उन्हें भी आप हाई पोजीशन पे होने की परमिशन दो। पहले क्या होता था कि जो ICS है मतलब इंडियन सिविल सर्वेंट, तो इंडियन सिविल सर्वेंट पहले इनकी इसकी जो एग्ज़ाम लगती थी वो लंदन के अंदर लगती थी, तो लंदन के अंदर लगती थी और बहुत ही कम एज के अंदर लग जाती थी। तो बाद में मॉडरेट्स ने डिमांड करी कि आप लंदन के अंदर नहीं, आप इंडिया के अंदर ही करवा लो और जो एज लेवल है वो भी थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि हर जो स्टूडेंट है वो लंदन तो पहुंच नहीं सकता और उनकी एज भी कम होती है, उनकी एज भी ज़्यादा हो जाती है थोड़ी। तो वो डिमांड करते हैं कि आप लंदन के बजाय इंडिया के अंदर ही ICS की एग्ज़ाम करवा लो और वो जो इंडिया है वहाँ पे एग्ज़ाम करवा लो और जो एज लेवल है उसे भी बढ़ा दो। तो डिमांडेड दैट इंडिया शुड बी प्लेस इन हायर पोजीशन इन द गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस जो है उन्हें भी हाई पोजीशन मिलनी चाहिए, उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर ये सब कुछ बनने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये मॉडरेट्स की सारी डिमांड थी कि जो इंडियंस होते हैं उन्हें भी गवर्नमेंट के अंदर हायर लेवल पे होना चाहिए और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके अंदर उसे और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करना चाहिए, आर्म्स एक्ट को आप फिर से ले लो और सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो इंडियंस होते हैं उन्हें भी हाई पोजीशन के अंदर रखा जाना चाहिए। तो हमने मॉडरेट्स की कुछ डिमांड के बारे में पढ़ लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम दो ग्रुप्स की बात करें, एक है मॉडरेट और दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट। तो जो मॉडरेट्स थे वो नरम दल के थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो गरम दल के थे। नरम दल मतलब वो ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे, वो लेटर्स लिखते थे, पेटिशंस लिखते थे। तो ये सब कुछ ही वो क्या करते थे, वो प्रोटेस्ट नहीं किया करते थे। जैसे मान लो आपकी स्कूल के अंदर कोई प्रिंसिपल है, तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स ने बोल दिया कि आपके संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। तो जब उन्होंने बोला कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो आपको ऐसे मन में अच्छा फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि कौन आएगा संडे को, संडे तो हमारा खेलने का दिन होता है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और बाद में आप सर को एक लेटर लिख के दोगे या फिर सर से रिक्वेस्ट करोगे कि सर ये जो आप एक्स्ट्रा क्लास आपने जो ऑर्डर दिया है कि संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, ये आप फिर से रिजेक्ट कर दो। लेकिन ऐसा आप बस लेटर ही लिखोगे और कुछ नहीं करोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप सर के ऑफिस के सामने धरने पे बैठ जाओगे या फिर आप बम वगैरह लगा दोगे, तो आप ऐसा नहीं करोगे। तो वो क्या हो गया, वो मॉडरेट हो गया। फिर अब हमने देख लिया कि मॉडरेट्स की क्या क्या डिमांड थी। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर इंडियंस का नंबर बढ़ाना चाहते थे और वो जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, इन सभी को अलग करना चाहते थे। तो इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसके अंदर इंडियंस भी आना चाहिए, तो इंडियनाइजेशन भी होना चाहिए। वाज पार्ट ऑफ अ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म।
तो ये जो है ये पार्ट होना चाहिए। आप बोल रहे हो कि इंडियंस जो है वो इसके योग्य नहीं है, वो इसके योग्य इसलिए नहीं है कि आप उन्हें ये जो काम है ये करने नहीं दे रहे हो। अगर आप उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनका जो नंबर है वो बढ़ा दोगे तो वो सारा काम कर लेंगे। जैसे हमने इल्बर्ट बिल के अंदर देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो वाइट पीपल थे उन्होंने अपोज कर दिया, बोल दिया कि ये इतने सक्षम नहीं है कि वो हमारे ऊपर मुकदमा चला सके। तो वैसे इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप इंडियंस का नंबर बढ़ा दो। अगर आपने एक बार इनका नंबर बढ़ा दिया तो ये अपने आप ही वो जो उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, मतलब ये अपने आप ही सारा काम कर लेंगे। Also an attempt to reduce the drain of wealth to England। अब हमने देखा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने। तो दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट दिया था। तो उन्होंने बोला कि आप जो है ब्रिटेन से क्या ला रहे हो? सिविल सर्वेंट ला रहे हो। आप इंडिया के अंदर ही सिविल सर्वेंट बना दो ताकि इंडियंस का पैसा इंडिया जो है वो इंडिया का पैसा इंडिया के पास ही रहेगा। आप वहाँ से सिविल सर्वेंट को ला रहे हो, आप उनको पैसे दे रहे हो इंडिया के और वो मौज मस्ती से यहाँ पे रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, आप ब्रिटेन से सिविल सर्वेंट को मत लाओ, आप इंडिया के इंडियंस जो है उन्हें ही सिविल सर्वेंट के अंदर नौकरी दे दो ताकि इंडिया जो है उसका पैसा इंग्लैंड के अंदर ना जाए, इंडिया का पैसा इंडिया के अंदर ही रहे। तो जो दादा भाई नारोजी थे वो मॉडरेट लीडर थे। तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ चल रहा था इसे कम करने की बात बोली गई मॉडरेट्स के द्वारा। अर्ली कांग्रेस आल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। जो मॉडरेट्स थे, अर्ली कांग्रेस मतलब मॉडरेट्स, तो मॉडरेट्स आल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज के नंबर्स को भी बताया ब्रिटिशर्स को। उन्होंने बताया कि आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारा टैक्स के रूप में फार्मर से बहुत सारे पैसे ले रहे हो, तो फार्मर्स को इकोनॉमिकली उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश रूल के कारण वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर, एंड फेमाइंस। तो हमने 3rd चैप्टर के अंदर देखा था कि ब्रिटिशर जो थे वो उनके प्रोड्यूस का 55% तक का हिस्सा अपने पास में रख लेते थे। जब वो इतना पैसा अपने पास में रखेंगे टैक्स के रूप में, तो वो अपने पैसे को अपने जो खाना है उसे बेच भी नहीं पाएंगे, तो पॉवर्टी बढ़ेगी। और इतना अगर मान लो उनकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हो गए तो वो इतना सा जो अनाज है वो उनके मतलब इतने से अनाज से उनके कुछ नहीं होगा। तो बाद में भूखमरी वाली सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो इन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज को भी रेज किया। इन्होंने बोला कि जो पॉवर्टी है वो बढ़ रही है ब्रिटिश रूल के कारण, फेमाइन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कांग्रेस डिमांड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। वो चाहते थे कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू ले रही है वो थोड़ा कम कर दे। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इसे भी कम कर दे। इंडिया के ही सिविल सर्वेंट्स को रखा जाए। वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट होते हैं वो इंडिया का पैसा ब्रिटेन के अंदर ले जाते हैं, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, मतलब आप अच्छे से इरिगेशन, फार्मर्स को अच्छे से इरिगेशन के सप्लाई करो, वहाँ पे कैनल जो है वो आप ले जाओ ताकि फार्मर्स अपना जो खेत है उससे अच्छी तरीके से जोत सके और उनके पास में जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो। तो ये सब कुछ चाहते थे। वो चाहते थे कि रेवेन्यू कम किया जाए, मिलिट्री ब्रिटेन से सिविल सर्वेंट को ना लाया जाए, और इरिगेशन जो है वो आप थोड़ा डेवलप कर दो ताकि जो फार्मर्स है वो अपने खेत को अच्छी तरीके से इरिगेट कर सके। तो हमने थोड़ा बहुत और जान लिया अ नेशन इन द मेकिंग के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो डिस्पाइट बीइंग अ बॉडी of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, जमींदार एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो हमने देखा था कि जो मॉडरेट्स थे उन्होंने बोल दिया कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी भी बढ़ रही है और फेमाइन की सिचुएशन भी डेवलप हो रही है, तो आप क्या करो, आप इरिगेशन को इम्प्रूव कर दो और आप जो रेवेन्यू ले रहे हो वो थोड़ा कम कर दो। तो इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर पॉवर्टी कम हो जाएगी। तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ रिच पीपल के बारे में ही नहीं सोचती, वो गरीबों के बारे में भी सोचती है।
तो डिस्पाइट बीइंग अ बॉडी ऑफ द एजुकेटेड एलाइट, ये जो एजुकेटेड एलाइट थे, द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स, ये जो कांग्रेस है ये प्रोफेशनल ग्रुप्स के बिहाफ पे ही नहीं बोल रही थी, ये जो ऐसे जो रिच पीपल्स होते हैं उनके बारे में ही नहीं बोल रही थी, वो जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके बारे में भी बता रही थी, जमींदार्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो प्रोफेशनल ग्रुप्स के अंदर जैसे जमींदार्स आ गए एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो भी आ जाते हैं प्रोफेशनल ग्रुप्स के अंदर। तो ऐसे हमें पता चलता है कि जो कांग्रेस है ये एजुकेटेड है, फिर भी ये रिच पीपल्स के बारे में सोचते हैं। तो मॉडरेट्स का मोड ऑफ स्ट्रगल क्या था, मतलब वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कैसे बातें करते थे, उनका मोड ऑफ स्ट्रगल क्या था। तो वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस, वो पब्लिक अवेयरनेस को डेवलप करना चाहते थे, लोगों को जागरूक करना चाहते थे अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिशर्स का अनजस्ट नेचर है, मतलब वो इंडिया के अंदर जस्ट तरीके से रूल नहीं करते हैं। जो मॉडरेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप इंडिया के ऊपर रूल भी करना चाहते हो तो थोड़ा जस्ट तरीके से करो, आप अनजस्ट तरीके से रूल मत करो। नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, तो ये अनजस्ट रूल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। तो बाद में इनका मोड ऑफ स्ट्रगल क्या है, वो कैसे उनके अगेंस्ट में जाते हैं, तो पब्लिश न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर के अंदर लिखते हैं, वो बताते हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हो। रॉट आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, उन आर्टिकल्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ती है। ये लेटर लिखते हैं, पिटिशंस लिखते हैं। शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री, और वो ब्रिटिशर्स को दिखाते हैं कि आप जो है अनजस्ट रूल कर रहे हो और इसके कारण इंडिया जो है उसके अंदर पॉवर्टी बढ़ रही है, फेमाइन बढ़ रही है। तो ये सारी सिचुएशन इंडिया के अंदर डेवलप हो रही है। तो इनका मोड ऑफ स्ट्रगल क्या था, न्यूज़पेपर लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, लेटर्स लिख के बताते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, उन लेटर्स को पढ़ती थी और फोल्ड करके डस्टबिन के अंदर फेंक देती थी, क्योंकि वो उनके ऊपर वो अगर प्रोटेस्ट करते तो फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मान जाती। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये जो है मॉडरेट्स मतलब ये नरम दल जो है उसके लोग हैं, ये इतने गर्म नहीं है। तो ये आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स ये सभी लिखते हैं, ब्रिटिशर्स को अपनी आवाज़ जो है वो पहुंचाते हैं, वो लोगों के बारे में बताते हैं कि आप जो है गलत कर रहे हो। वो सिर्फ अमीर पीपल के बारे में नहीं सोचते, वो रिच के बारे में भी सोचते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, साल्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा रखा था, तो इन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर लेटर लिख के ब्रिटिशर्स को बोला कि आपने ये जो साल्ट का जो टैक्स है वो बढ़ा रखा है, इसे कम करो। और पहले बॉन्डेड लेबर्स को भी रखा जाता था, तो इन्होंने बोला कि उन्हें भी छुड़ा दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला कि आपके कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण क्या होता है, इंडिया के अंदर पॉवर्टी बढ़ रही है, फेमाइन बढ़ रही है, तो आपको उसे रोकना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये आर्टिकल्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, वो ब्रिटिशर्स को दिखाते हैं कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं करते, ये प्रोटेस्ट के अंदर चले जाए, धरने के ऊपर बैठ जाए, इतने नरम क्यों थे ये। तो इतने नरम क्यों थे, इसका आंसर हम देखते हैं। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियंस। तो वो क्या बोलते हैं, दे फेल्ट, वो ये मानते हैं, दैट द ब्रिटिश, की जो ब्रिटिश है, हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। जो ब्रिटिशर्स है वो ऑन बैक होम देयर कंट्री, वो अपने कंट्री के अंदर क्या करते हैं, जो रिस्पेक्ट, वो इन आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। कौन से आइडियाज़ की, फ्रीडम के आइडियाज़ की, जस्टिस के आइडियाज़ की, वो अपनी कंट्री के अंदर रिस्पेक्ट करते हैं। और वो सोचते हैं कि जब वो अपनी कंट्री के अंदर फ्रीडम के आइडियाज़ की, जस्टिस के आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो हम इंडियंस की जो जस्ट डिमांड है उसे भी स्वीकार कर लेंगे। तो दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। ब्रिटिशर्स जो है वो फ्रीडम के आइडियाज़ को, जस्टिस के आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस। तो इसी कारण से वो इंडियंस की जस्ट डिमांड जो है उसे भी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम धरने वगैरह के ऊपर तो बैठ रहे नहीं है, हम बस जस्ट तरीके से ही ना प्रोटेस्ट करें, पीसफुली हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है थोड़ा जस्ट तरीके से रूल करो। तो हमें पता चलता है कि जो मॉडरेट्स होते हैं ये ब्रिटिशर्स को अच्छा बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो साइंस जब वो इंडिया के अंदर लाएंगे तो इंडिया का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो वो बता रहे थे कि मॉडरेट्स ये बताते हैं कि ब्रिटिशर्स अच्छे तो हैं लेकिन वो थोड़ा जस्ट तरीके से रूल करे, वो बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट तरीके से रूल करे थे। तो यही सब कुछ हमने हमारे इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। तो अ नेशन इन द मेकिंग वाला जो टॉपिक है हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा नरम दल के लोग थे, वो अपनी जस्ट डिमांड रखते थे। उनकी डिमांड्स क्या क्या थी वो भी हमने पढ़ी। इनका मोड ऑफ स्ट्रगल क्या था, आर्टिकल्स लिखते थे, पेटिशंस लिखते थे और आर्टिकल्स लिखते थे, न्यूज़पेपर के अंदर लिखते थे। और ये इतने नरम क्यों थे? क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स ये जो आइडियाज़ है फ्रीडम के, इक्वलिटी के, इनकी रिस्पेक्ट करती है, तो वो हम इंडियंस की ये जो जस्ट डिमांड है उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे सेकंड ग्रुप की बात करने वाले हैं जो कि है एक्सट्रीमिस्ट का। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.